सीआरपी के बारे में पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लैब के उससे भी। और जब हम लोग खुद भी अगर कभी हम लोग बीमार पड़ते हैं तो जब हम लोग खुद की रिपोर्ट सीआरपी की देखते हैं तो फिर हमको पता भी तो होना चाहिए कि सीआरपी क्या होता है, कब बढ़ता है, कैसे हम पहचान सकते हैं कि जो है सीआरपी हमको कब कराना चाहिए। तो वो बहुत एक इम्पोर्टेंट मार्कर है। पहले जो है ये ईएसआर पे चलता था कि पहले ईएसआर जो था वो इम्पोर्टेंट मार्कर हुआ करता था, लेकिन अब शिफ्ट हुआ है, अब हमारे पास सीआरपी के बारे में आ गया है। तो सीआरपी है क्या? तो सीआरपी एक प्रोटीन है। तो जैसे आज कल हम लोगों ने कुछ एमसीक्यू डाले हुए थे, आज भी कुछ एमसीक्यू डाले हुए थे, उसमें सीआरपी के बारे में पूछा गया था कि सीआरपी प्रोटीन है कि ईएसआर है, क्या बोलते हैं, एंजाइम है। तो कई लोगों ने एंजाइम में टिक वहाँ पे किया हुआ था। तो सी जो हमारा सीआरपी है वो सी रिएक्टिव प्रोटीन है, मतलब एक प्रोटीन है ना, एंजाइम नहीं है। तो वहाँ पे बस सब लोग करेक्ट कर लेंगे अपना। तो प्रोटीन है एक प्रकार का, और वो प्रोटीन जो है वो हमारा जो है लीवर बनाता है। जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के अंदर आता है या फिर हमको कहीं चोट लगती है तो हमारी बॉडी का जो लीवर रहता है वो मतलब एक्टिवेट होता है, और फिर वो हमारे जो है प्रोटीन बनाना स्टार्ट करता है। और जो प्रोटीन बनाता है उस टाइम पे, इन्फेक्शन के टाइम पे, इन्फ्लेमेशन के टाइम पे, या हमको कोई चोट लगी है, वायरस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, तो उस टाइम पे जो प्रोटीन लीवर बनाता है, और वो प्रोटीन इसलिए ही बनाता है क्योंकि जो हमको हुआ इन्फेक्शन हुआ है या कहीं चोट लगी हुई है तो वो उस जगह को या फिर उस इन्फेक्शन को न्यूट्रलाइज करके उसको जल्दी से जल्दी हमारा ठीक कर सके। ठीक है। तो सीआरपी क्या है? एक प्रोटीन है जो कि एक्यूट फेज रिएक्टेंट है। एक्यूट फेज का मतलब हमारे यहाँ पे होता है कि जो अचानक से हमको कोई इन्फेक्शन हुआ है, अचानक से कहीं से हमको चोट लग गई है, तो अचानक से अगर कोई भी दिक्कत हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, चाहे वो चोट लगना हो, चाहे वो इन्फेक्शन हो जाना हो, तो जो भी अचानक से चीज़ें होती हैं उस पर हमारा जो है सीआरपी बढ़ जाता है। एक बार दोबारा से मैं चेक कर लेता हूँ सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से तो सब कुछ ओके ओके चल रहा है। ठीक चल रही सारी चीज़ें। बस 1 मिनट देखिए ना, मैं बस इसको चेक कर लेता हूँ दोबारा और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने बात करी कि सीआरपी क्या है? एक ऐसा प्रोटीन है जो कि एक्यूट फेज रिएक्टेंट के तौर पे काम करता है। मतलब हमको अगर कोई चोट लगी है, इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। कैसे बहुत तेज़ी से बढ़ेगा? जैसे ही हमको कोई इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होगा तो ये शुरू में ही मतलब 6-7 घंटे में ही बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, और लगभग 48 घंटे के बाद ये पीक में पहुंच जाएगा। मतलब किसी को अगर से इन्फेक्शन हुआ है अभी कुछ टाइम पहले, उसकी बॉडी में बैक्टीरिया वायरस अटैक किए हुए हैं, तो फिर बढ़ना स्टार्ट होगा। नॉर्मली 6 से कम होना चाहिए हमारे, फिर बढ़ना स्टार्ट होगा, 10 पहुंचेगा, 20 पहुंचेगा, और जब जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सीआरपी का लेवल बढ़ता जाएगा। हो सकता है 200-300 पहुंच जाए हमारा सीआरपी का लेवल, इस टाइप से बढ़ता है। और जैसे अगर इन्फेक्शन ठीक होना चालू होता है तो लगभग बहुत स्पीड से फिर हमारा नीचे भी आ जाता है इसका लेवल जो हमारा होता है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग, हमारे पास सीआरपी के साथ एक दिक्कत है कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं सीकेएमबी एक टेस्ट होता है जो कि हमारा होता है हार्ट के लिए, कि यार हार्ट में अगर कोई दिक्कत अगर से आई हुई है, हार्ट में अगर सेल डैमेज हुई है हार्ट की, तो हार्ट की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर एक सीकेएमबी नाम का एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, जो कि जब हार्ट की सेल डैमेज होती है तो रिलीज होकर ब्लड में आ जाता है, तो हमको पता चल जाता है यार हार्ट अटैक आया था या फिर हार्ट की जो है मसल्स या फिर सेल्स डैमेज हुई थी। लेकिन जो सीआरपी है वो एक नॉन स्पेसिफिक मार्कर है। मतलब हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि यार अगर किसी का सीआरपी बढ़ा हुआ है तो उसको बैक्टीरिया का ही इन्फेक्शन हुआ है, वायरस का ही इन्फेक्शन हुआ है, या फिर उसको कहीं हार्ट अटैक ही आ रहा है, कहीं कैंसर हो रहा है। तो इसको सिर्फ हम सिंगल सीआरपी अकेले बस को देख करके हम स्पेसिफिकली नहीं बता सकते हैं कि क्या दिक्कत उसको हुई है। इसके लिए हमको और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री देखनी पड़ती है हमको कि यार सच में उसके कहीं हाथ पैर में सूजन दिख रही कि नहीं दिख रही, कहीं उसको चोट लगी है क्या, या फिर किस टाइप के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, वो हमको दूसरी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। लेकिन जब हम अगर कोई पेशेंट का सीआरपी मान लो बढ़ा हुआ आया है, मान लेते हैं उसका सीआरपी 200 आया हुआ है और उसको जो है सांस लेने में दिक्कत जा रही है, लंग्स में इन्फेक्शन, लंग्स में पानी भरा हुआ है, तो जब अगर उसको निमोनिया हो रखा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसका सीआरपी 200 आया हुआ है, लंग्स में पानी भरा हुआ है, एक्सरे में भी हमने उसको देख लिया, तो हमारी एक हिस्ट्री तय हो गई कि यार इसको लंग्स में दिक्कत है, लंग्स में इसको में मतलब फ्लूइड भरा हुआ है, और इसका सीआरपी जो है 200 आ रहा है, और इसको निमोनिया है। अब फिर हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे जैसे ट्रीटमेंट उसका करेंगे तो उसका सीआरपी हम एक मॉनिटर के तौर पे भी हम लोग सीआरपी को देख सकते हैं कि हम उसके मॉनिटर करेंगे कि यार सीआरपी इसका जो है वो कम हो रहा है। मान लेते हैं कि अभी जितना इन्फेक्शन इसको था हमारा 200 सीआरपी आया, 2 दिन बाद हमने कराया तो वो हो गया हमारा 150, और 1 हफ्ते के बाद कराया तो वो आ गया लगभग 20 के आसपास हमारा। तो अगर जब हम ट्रीटमेंट देते हैं किसी व्यक्ति को तो उसकी बॉडी के अंदर जो भी इन्फेक्शन हुआ था, जो भी इन्फ्लामेशन हुआ था, तो वो इन्फ्लामेशन जब कम होता है ट्रीटमेंट के जरिए, तो धीरे धीरे हम लोग सीआरपी टेस्ट करा के मॉनिटर कर सकते हैं उस इन्फेक्शन को
कि अगर सीआरपी हमारा धीरे धीरे कम होता जा रहा है मतलब वो इन्फेक्शन ठीक हो रहा है हमारा। तो सीआरपी एक तो इन्फेक्शन पता करने के लिए भी मॉनिटर कर सकते हैं हम लोग, और दूसरा है कि जब इन्फेक्शन अगर ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं इन्फेक्शन का, तो वो ट्रीटमेंट को भी मॉनिटर करने का काम हमारा सीआरपी कर सकता है। ठीक है, तो हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया कि क्या सीआरपी कहलाता है, कैसे बढ़ता है, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब हम थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कहाँ से बनता है सीआरपी और कैसे काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, क्यों ही बन रहा है। मतलब इन्फेक्शन तो ठीक है हो रहा है, इन्फेक्शन में सीआरपी बढ़ रहा है, लेकिन क्यों बढ़ रहा है ना, क्या जरूरत है सीआरपी बढ़ने की, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो, सीआरपी जो है लीवर बनाता है, लीवर की सेल्स बनाती हैं जिनको हम लोग हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। हेपेटो मतलब लीवर होता है, इसकी सेल्स मतलब साइट्स, तो हेपेटोसाइट्स जो होती हैं वो लीवर की सेल्स कहलाती हैं। तो लीवर की सेल क्या करती हैं, यहाँ पे हमारा सीआरपी जो है, सीआरपी जो हमारा है वो बनाती हैं। अब सीआरपी क्यों बना रही लीवर की सेल, क्या जरूरत है सीआरपी बनाने की, तो होता क्या है, जब भी कोई बैक्टीरिया, वायरस या फिर इन्फ्लेमेशन हुआ हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ साइटोकाइंस होते हैं, मतलब उस सेल के, जिस सेल में इन्फेक्शन हुआ है या फिर जिस टिश्यू में इन्फेक्शन हुआ है, तो उस टिश्यू, हर टिश्यू में सेल्स पाई जाती हैं, तो उस सेल्स कुछ ऐसे सिग्नल निकालती है। तो जो सिग्नल जिसके थ्रू निकालेगी, जिस मॉलिक्यूल के थ्रू सिग्नल निकालेगी, उसको साइटोकाइंस कहते हैं हम लोग। साइटोकाइंस बहुत सारे टाइप के होते हैं, IL-3, IL-4, IL-6, IL-7, तो IL के नाम से हम लोग जाते हैं, इंटरल्यूकिन इसको बोलते हैं। तो जो भी सेल जब सिग्नल देती है कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है, कोई दिक्कत हुई है हमारी बॉडी में, तो वो सिग्नल जो है कोई भी हर एक सेल जो होती है वो IL-6 के माध्यम से लीवर को देती है कि यार हमारी बॉडी में जो है एक बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया है, वायरस ने अटैक कर दिया है, या फिर यहाँ पे चोट लग गई है। तो वो सेल ने क्या किया कि सिग्नल दिया, सेल में रप्चर हुई, सेल को दिक्कत हुई, तो सेल ने IL-6 रिलीज किया। अब ये IL-6 कहाँ पे जाएगा, ब्लड में जाएगा। अब ब्लड से होता हुआ ये IL-6 जो है, IL-6 इंटरल्यूकिन 6 कहाँ पहुंचेगा, लीवर के पास पहुंचेगा। और लीवर के पास जब IL-6 की मात्रा, नॉर्मल तो मात्रा कुछ रहती है इसकी, लेकिन जब नॉर्मल से बढ़ी हुई मात्रा मिलेगी लीवर को, तो फिर लीवर को समझ में आ जाएगा कि यार बॉडी में कुछ तो दिक्कत हुई है, मतलब साथ कोई बैक्टीरिया ने अटैक किया है, वायरस ने अटैक किया हुआ है, या कहीं चोट लगी हुई है, कहीं स्वेलिंग हो रही है, या फिर इसको हार्ट अटैक आया हुआ है। तो मतलब कोई भी अगर इसी कोई दिक्कत हुई है, तो लीवर क्या करेगा कि उसके पास IL-6 की मात्रा बढ़ी हुई है, तो उसने बनाना स्टार्ट कर दिया सीआरपी। अभी सीआरपी क्या करेगा, तो अभी जो सीआरपी है ये जाएगा हमारे पास उन वायरस के पास। मान लो कोई बैक्टीरिया ने अटैक किया हुआ है, तो उन बैक्टीरिया से जाकर चिपक जाएगा, जो पैथोजेंस हो सकते हैं, बैक्टीरिया वायरस हो सकते हैं, वहां पर जाकर के सीआरपी जाकर उनको चिपक जाएगा। और जो चिपका हुआ सीआरपी है उस बैक्टीरिया वायरस से, वो सिग्नल करेगा, हमारी बॉडी को सिग्नल करेगा, हमारी बॉडी को बोलेगा कि यार ये दिक्कत वाली बात है ना, एक बैक्टीरिया वायरस है जो कि हमारी बॉडी का नहीं है, बाहर का है, और ये हमको नुकसान पहुंचा रहा है। तो हमारी बॉडी के अलग अलग सिस्टम चलते हैं, जैसे कि इम्यून सिस्टम हमारा होता है, ऐसे एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम के बारे में तो लगभग सब लोग जानते हैं, लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, C3 प्रोटीन, C4 प्रोटीन। अब जो प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी से इन वायरस बैक्टीरिया को खत्म करने में। तो क्या किया कि सीआरपी ने उन बैक्टीरिया वायरस से चिपक करके सिग्नल दिया, किसको दिया, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को सिग्नल दिया, इम्यून सिस्टम को सिग्नल दिया, यार ये बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के अंदर आया हुआ है जो कि दिक्कत कर रहा है, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कर रहा है हमको। तो फिर क्या करेगा, जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो प्रोटीन्स रिलीज करेगा, ऐसे प्रोटीन जो कि उसको किल कर दें इंस्टेंटली, ठीक है, उस बैक्टीरिया या फिर वायरस को। और जो इम्यून सिस्टम है वो सेल्स रिलीज करेगा, वो सेल्स को पहुंचाएगा उस जगह तक जहाँ पे सीआरपी है, जिस बैक्टीरिया वायरस से चिपका हुआ है, तो वो फैगोसाइटोसिस वाली सेल्स पहुंचाएगा, जैसे कि हमारे न्यूट्रोफिल्स जा सकती हैं वहाँ पे, हमारी मैक्रोफेजेस जा सकती हैं। तो ये सेल्स जाएंगी, उस बैक्टीरिया वायरस को इंगल्फ कर लेगी हमारी, और उसको किल कर देगी। तो इस सीआरपी क्या कर रहा है, तो लीवर में बन रहा है, किसके थ्रू बन रहा है, शुरू से समझ लेते हैं। IL-6 ने क्या किया, लीवर को दिया हमको कि यार बॉडी में कोई दिक्कत हुई है, आप सीआरपी बनाओ। सीआरपी उसने बनाया, सीआरपी जाकर के जहाँ पे विभिन्न सेल्स में दिक्कत हुई है, जो बैक्टीरिया वायरस बाहर से आए उनसे जाकर चिपकेंगे, और फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा, फैगोसाइटोसिस सेल्स आएंगी, मैक्रोफेजेस आएंगी, और हमारी ये न्यूट्रोफिल्स आएंगी, जाकर उसको इंगल्फ करेंगी और उसको किल कर देंगी। तो इस तरीके से जो है हमारा जो सीआरपी है वो काम करता है, बनता है और हमारा बॉडी में काम करता है। तो हमने एक इंट्रोडक्शन देख लिया सीआरपी का कि कैसे बढ़ता है, हमने देख लिया कि प्रोडक्शन कैसे होता है इसका, ठीक है, और हमने देखा अभी कि ये काम कैसे करता है बॉडी के अंदर, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया हो, कोई भी क्वेश्चन हो बीच में कहीं भी, आज हम लोग थोड़ा आराम से बैठे हुए हैं और हम लोग बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ने वाले हैं आज, है ना। तो थोड़ा सा अगर टाइम भी हो जाएगा, आधे घंटे से ऊपर की क्लास भी हो जाएगी, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इत्मीनान से अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं आज हम सीआरपी को, ठीक है। तो एक बार चेक कर लें हम लोग, सब सही चल रहा है नहीं चल रहा है। कोई क्वेश्चन हो किसी के, मतलब जो भी हमने पढ़ा है अभी तक, क्या पढ़ा हमने अभी तक, हमने पढ़ा अभी तक कि क्या पढ़ा हम लोगों ने अभी तक, हम लोगों ने पढ़ा कि इंट्रोडक्शन क्या है सीआरपी का, क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है ना। इन सब चीज़ों में कोई क्वेश्चन किसी के हो, या फिर जो सोर्स और जो फंक्शन हमने पढ़े इसके,
कैसे बन रहा है प्रोडक्शन। इसमें कोई क्वेश्चन किसी को हो तो वो कमेंट कर देना, ठीक है। अभी हम कमेंट देख करके उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे कि यार क्या दिक्कत हो सकती है उन आंसर्स, उनके आंसर्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सबको सही चल रहा है और ठीक है। तो अपने दो चीज़ें समझ ली अभी, अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं कि सीआरपी जब बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मान लो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, कहीं सूजन आई बॉडी के अंदर, कहीं चोट लग गई, तो सीआरपी बढ़ना चालू होगा। कैसे बढ़ेगा, ये क्वेश्चंस आते हैं ना। तो क्या होता जब भी इन्फेक्शन हमको होता है तो 6 से 8 घंटे के अंदर ही अंदर सीआरपी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। हमारे एक कर्व दिया हुआ है, नीचे लिखी हुआ है कितने हफ्ते में किस टाइप से हमको बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता है सीआरपी, और जो ब्लू कलर का हमको दिख रहा है वो सीआरपी दिख रहा है, ठीक है। बाकी चीज़ें ध्यान नहीं दें हम लोग सिर्फ दें ब्लू कलर की जो लाइन है वो सीआरपी की लाइन है, और यहाँ नीचे हफ्ते लिखे हुए हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कितने पॉइंट में जो है बढ़ेगा। यहाँ 0 से लेकर के स्टार्ट हो जाएगा ऊपर जाने से। तो क्या होता है, जैसे ही हमको इन्फेक्शन होता है तो 6 से 8 घंटे के अंदर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर सीआरपी, और इन्फेक्शन अगर हुआ है हमको तो 48 घंटे के अंदर बिल्कुल हाई लेवल पे पहुंच जाएगा सीआरपी। ऐसा पहुंच जाएगा कि 200-300 पहुंच जाएगा सीआरपी। और जब फिर हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे ट्रीटमेंट हमारा आगे बढ़ेगा और वो सीआरपी का लेवल जो है धीरे धीरे नीचे जाता जाएगा। तो अगर इन्फेक्शन बढ़ रहा है तो वो सीआरपी बढ़ता जाएगा हमारा, ठीक है। और अगर ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं तो सीआरपी कम होता जाएगा हमारा। तो इन्फेक्शन कितना बढ़ रहा है हमारा उसको हम लोग सीआरपी से मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। कि आज हमने किसी का सीआरपी कराया, हमारा सीआरपी आया 20, 6 से ऊपर रहता है तो एबनॉर्मल है, 20 सीआरपी आया मतलब कि इन्फेक्शन है, ठीक है। अब हम लोगों ने मान लेते हैं कोई ट्रीटमेंट नहीं, हमको लगा कि यार नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा। हमने 2 दिन बाद कराया तो अब वो पहुंच गया हमारा 80 सीआरपी, तो मतलब इन्फेक्शन बढ़ रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा है उसका। तो फिर हम लोग ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करते हैं, तो 2 दिन बाद फिर कराते हैं तो फिर वो 60 हो गया। फिर हम लोगों ने 2 दिन बाद कराया तो फिर वो 10 आ गया हमारा। तो जो बढ़ रहा है सीआरपी कम हो रहा है, तो वो इन्फेक्शन को मॉनिटर कर सकते हैं हम इसके जो बढ़ने और कम होने का जो ग्राफ है इससे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो काइनेटिक्स ऑफ सीआरपी है, बढ़ना और घटना इसका, तो वो हम लोग को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं सीआरपी के टाइप्स की, कि कितने टाइप से हम लोग इसका डायग्नोसिस करते हैं सीआरपी टेस्ट का, और क्या प्रिंसिपल है, मतलब किस लैब में हम लोग किस प्रिंसिपल पे इसको डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है। तो जो भी हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने आरए पढ़ा हुआ था, सीआरपी पढ़ा हुआ था, बिडाल टेस्ट की बात करें हम लोग, तो इसमें हम लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की बात करते हैं। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि इन्फेक्शन है कि नहीं है, मतलब सीआरपी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो वो अगर हाँ और ना, इसको हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। तो नेगेटिव अगर पॉजिटिव होगा तो वो हम लोग को क्वालिटेटिव में पता चलेगा। अब पॉजिटिव का मतलब होता है नॉर्मल रेंज से बढ़ा हुआ होना, मतलब नॉर्मल रेंज अगर 6 तक है, 6 मिलीग्राम पर लीटर है हमारी, अगर इससे बढ़ा हुआ है, मान लो 10 है तो ये पॉजिटिव आएगा, और 4 है तो नेगेटिव आएगा हमारा। तो क्वालिटेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव बताएगा या फिर नेगेटिव बताएगा, हमारे सिर्फ बताएगा है कि नहीं है, बढ़ा है कि नहीं है। और फिर उसके बाद दूसरी मेथड हम आती है क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड में होता है कि बढ़ा तो है लेकिन कितना बढ़ा हुआ है, एक्चुअल रीडिंग, एग्जैक्ट रीडिंग हमको पता चलती है, क्वांटिटी पता चलती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्वांटिटेटिव मेथड इसको बोलते हैं। कि नॉर्मल रेंज 6 से ऊपर रहती है, 6 से कम नॉर्मल रेंज रहती है, और 6 से ऊपर अगर बढ़ा हुआ है तो बढ़ा हुआ माना जाता है। तो एक्चुअली कितना बढ़ा है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, 200 है, एक्चुअली बढ़ा कितना है हमारा सीआरपी, वो हमको क्वांटिटेटिव में पता चलता है। तो अगर दोनों की बात करी जाए तो सिर्फ बढ़ा है नहीं बढ़ा है पता करना है तो क्वालिटेटिव कराएंगे, सस्ता भी होता है थोड़ा सा लैब में। लेकिन अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें तो एक्चुअल हम इन्फेक्शन को अगर मॉनिटर करना है, हमको ट्रीटमेंट को मॉनिटर करना है घर से, ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग क्वांटिटेटिव कराएंगे। और क्वांटिटेटिव बहुत अच्छा होता है, मतलब अगर से थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, मतलब लगभग डबल पैसे लगेंगे, है ना। मान लेते हैं 200 रुपये अगर क्वालिटेटिव में लगेगा तो इसमें 400 रुपये लगेगा, मतलब जस्ट डबल इसका जो है प्राइस होता है। लेकिन इसमें एक्चुअल हमको क्वांटिटी पता चलती है। तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में क्वांटिटेटिव बहुत अच्छा है, ठीक है। वहीं जो है एक और टाइप होता है, मतलब जो सीआरपी है उसको एक और टाइप होता है एचएससीआरपी हम लोग उसको बोलते हैं। एचएससीआरपी कुछ अलग से नहीं है हमारा कि यार 2 टाइप होगा, एक एचएससीआरपी हो गया, एचएससीआरपी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। एचएससीआरपी को हम लोग बोलते हैं हाई सेंसिटिविटी सीआरपी, मतलब कि अगर से कोई एक ऐसी मशीन लगा ली जाए जिससे कि हम एचएससीआरपी की सेंसिटिविटी, सीआरपी को डायग्नोसिस करने की सेंसिटिविटी बढ़ा सकें। मतलब कि जो हमारी नॉर्मल जो मशीनें होती हैं वो मशीनें जो हैं वो 6 से अगर कम है सीआरपी हमारा तो वो 1 से लेकर के 6 के बीच में कुछ भी रीडिंग दे देती है। मतलब वो 3 से कम अगर सीआरपी हमारा है, 3 मिलीग्राम पर लीटर से अगर कम सीआरपी है तो उसको उतने अच्छे तरीके से मैनेज मतलब पता नहीं लगा पाती हैं। जो हमारी जो नॉर्मल सीआरपी जो मेथड हमारी होती है, नॉर्मल सीआरपी क्वांटिटेटिव जो मेथड होती है, हम बात कर रहे हैं सीआरपी क्वांटिटेटिव मेथड की, उसमें हमारा जो है लगभग 3 मिलीग्राम पर लीटर से अगर कम सीआरपी किसी का है तो उसको डायग्नोस नहीं किया जा सकता है उन मेथड से, ठीक है, उन रीजेंट से।
तो फिर हमारा एक और टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं HSCRP, हाई सेंसिटिविटी CRP। इसमें क्या होता है, यदि किसी की CRP की वैल्यू, हम लोगों ने क्या बोला, लेस देन 6 होनी चाहिए, लेकिन यदि किसी की CRP की वैल्यू 0.3 भी अगर से है, 0.4 भी अगर किसी की CRP की वैल्यू, मतलब कि 1 मिलीग्राम पर लीटर से भी कम अगर किसी की वैल्यू है CRP की, तो वो भी हमको यहाँ पे जो है HSCRP के माध्यम से हम उसको पता कर सकते हैं। तो फिर बात ये आती है, जब हमारा CRP 6 से कम ही नॉर्मल रहता है और जो 3 से कम भी तो नॉर्मल ही है, तो फिर क्या ही जरूरत पड़ती है हमको HSCRP कराने की। भाई अगर से किसी का 3 भी आ रहा है CRP तो वो तो नॉर्मल ही है ना, तो क्या दिक्कत है। एक्चुअली दिक्कत यहाँ पे ये है कि जब किसी का CRP जो है, जब किसी का CRP मान लेते हैं 6 से कम है तो वो नॉर्मल है, लेकिन एक्चुअली जो CRP जो होता है वो बहुत कम होता है, 1 से भी कम होता है हमारा, ठीक है, 1 से भी कम होता है हमारा CRP नॉर्मली देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन जब किसी को हार्ट वगैरह में, हार्ट की आर्टरीज वगैरह में क्या होता है, फैट जमने लगे, अगर से कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड वगैरह, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमने लगे, जब उसकी आर्टरीज के अंदर ब्लॉक होने के चांसेस हो, हार्ट अटैक आने के जब चांसेस होने लगे उस व्यक्ति को, तो उसका CRP थोड़ा सा बढ़ता है, मतलब कि 1 से कम रहना चाहिए नॉर्मली हमारा, ठीक है। अगर HSCRP की हम लोग बात करें तो 1 से कम रहना चाहिए, नॉर्मली हम लोग 6 से कम बोलते हैं, लेकिन अगर इस HSCRP की हम लोग बात कर रहे हैं, हाई सेंसिटिविटी CRP की, तो वो 1 से कम होना चाहिए हमारा, 1 तक या 1 से ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। अगर वहीं किसी का अगर से 3 आ रहा है तो फिर उसका हाई रिस्क हो जाता है उसका हार्ट अटैक होने का उसको, ठीक है। इसको हम लोग अभी डिटेल में आगे समझेंगे कि अरे जब 6 से कम ही नॉर्मल है तो फिर 3 पे हम लोग क्यों हार्ट अटैक बोल रहे हैं ना, इसको हम लोग आगे समझेंगे। अभी तो समझ के चलो कि हाई सेंसिटिविटी CRP का मतलब होता है कि यदि किसी व्यक्ति का जो CRP है उसका लेवल जो है 3 से ऊपर आए तो फिर वो हार्ट अटैक के रिस्क में आ जाता है, ठीक है। और हाई सेंसिटिविटी CRP का मतलब होता है बहुत कम CRP भी, किसी का 1 या 2 CRP भी है तो वो भी एग्जैक्टली हमको पता कर लेना उसको, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि CRP की क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रीडिंग्स क्या कहलाती हैं, और HSCRP के बारे में थोड़ी सी बात कर ली, प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं इसके। तो 1 मिनट, थोड़ा सा मैं एक चीज़ और देख लेता हूँ, सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मेरे ख्याल से सब कुछ सही चल रहा है, बार बार देखना पड़ रहा है थोड़ा सा मेरे को नेट कनेक्शन के कारण। ठीक है, सब सही चल रहा है, 1 नंबर चल रहा है सब चीज़ें, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, देखो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट कर देगा हमको, है ना, कमेंट में वहाँ पे देखते जा रहा हूँ, पढ़ते भी जा रहा हूँ बीच बीच में, ठीक है। तो कमेंट अगर कर देगा, कोई दिक्कत किसी को होती है, कोई क्वेश्चन अगर किसी के हो तो हम बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो ये हम लोग जो पता कर रहे हैं अपनी लैब में CRP, तो CRP टेस्ट हम लोग एक्चुअली हमको पता कैसे चलता है कि कितना CRP है। एक्चुअली जो हमारे पास रीजेंट जो होते हैं उस रीजेंट में ऐसा क्या होता है जो कि हमको यहाँ पे बता देता है कि CRP कितना है किसी व्यक्ति के अंदर। तो CRP क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है, एक प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन के अगेंस्ट में हम क्या करते हैं कि एंटीबॉडी बना देते हैं, ठीक है, अपनी लैब में एंटीबॉडी बना सकते हैं हम लोग। तो जो CRP के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाई जाए, ठीक है, जो कि उस CRP से रिएक्ट करे हमारी, ठीक है, जो हमारे पास रिएजेंट होता है उसके अंदर हमारी होती है एंटी CRP एंटीबॉडी। मतलब अगर से किसी व्यक्ति के अंदर सीरम के अंदर CRP नॉर्मल 6 होता है, अगर किसी का 20 CRP है तो CRP की क्वांटिटी जो है उस व्यक्ति के सीरम में बढ़ी होगी, ठीक है। अब यदि हम ऐसी कोई एंटीबॉडी बना दें जो कि CRP की से जुड़ जाए और हमको बता दी कि कितना CRP है, तो वो एंटीबॉडी हम लैब में बना लेते हैं और हम लोग एक रीजेंट में फिल कर लेते हैं एक बोतल के अंदर, ठीक है। अब वो जो रीजेंट है हमारा, उस रीजेंट को सीरम के साथ जब हम मिलाते हैं तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। जो हम लोग सीरोलॉजी जो पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने सीरोलॉजी में CRP इसलिए तो पढ़ रहे हैं ना क्योंकि यहाँ पे जो है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी CRP की। तो CRP के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनाई गई है वो एंटीबॉडी CRP से रिएक्ट करेंगी लैब में, और जितनी ज़्यादा रिएक्शन होगी उतनी ज़्यादा हमको टर्बिडिटी दिखाई देगी रिएजेंट में। रिएजेंट जो इसमें होता है उसमें टर्बिडिटी मेजर की जाती है कि जितनी ज़्यादा टर्बिडिटी एक्चुअली रिएजेंट जो रहेगा उसमें टर्बिडिटी रहेगी और वहाँ पे क्लम्स बनेंगे छोटे छोटे से। तो जैसे हम लोग रिएजेंट और सीरम को मिलाया एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, या फिर मशीन के अंदर जब दोनों मिलते हैं तो फिर वहाँ पर टर्बिडिटी बनेगी, टर्बिडिटी में क्लम्प बनेंगे, हमारे रिएक्शन होगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी। तो जो क्लम्प बनेंगे, जितने ज़्यादा जब क्लम्प बनेंगे वो तो उतनी ज़्यादा हम बोल देंगे कि उतनी ज़्यादा मात्रा है CRP की, ठीक है। तो CRP जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा क्लम्प बनेंगे, उतनी ज़्यादा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी। और इसके रिएजेंट जो होते हैं उसमें एंटीबॉडीज रहती हैं, किसके अगेंस्ट में, CRP के अगेंस्ट में एंटीबॉडी। तो इसका प्रिंसिपल सिंपल सा है कि इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, एंटी CRP और CRP के बीच में रिएक्शन होती हैं और क्लम्प फॉर्म होते हैं, और जितने ज़्यादा क्लम्प फॉर्म होंगे उतनी ज़्यादा जो है CRP की मात्रा होगी हमारी। तो इस प्रिंसिपल पे जो है हम लोग लैब में है CRP का जो डायग्नोसिस करते हैं।
अब एक एक करके क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और HSCRP के बारे में थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे वो लेजर निकाल लेता हूँ थोड़ा सा, लेजर कहाँ से निकलेगी भाई, ठीक। अब देखो क्वालिटेटिव मतलब वही हमने बोला कि यार हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव बस बताएंगे, ठीक है। इसके लिए लेटेक्स मेथड के यूज़ करते हैं, तो इसके पहले आने वाली क्लास में भी हम लोगों ने बताया था कि लेटेक्स के कहलाते हैं। तो लेटेक्स जो होते हैं एक रबड़ के पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे से रबड़ के पार्टिकल्स होते हैं। उस रबड़ के पार्टिकल्स के साथ हम लोग यहाँ पे एंटी-CRP एंटीबॉडी को कोट कर देते हैं। तो जब वो एंटी-CRP एंटीबॉडी CRP के साथ रिएक्ट करेगी तो रबड़ के जो पार्टिकल हैं वो आपस में चिपक जाएंगे। तो आपस में चिपक जाएंगे तो इस टाइप के क्लम्प हमको दिखाई देंगे। देखो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी तो भाई क्लम्प ना हमको बने हुए दिखाई देंगे, जब तक कोई तीसरा पार्टिकल वहाँ पे इन्वॉल्व ना हो। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हम आंखों से देख करके नहीं बता सकते हैं कभी भी लैब में, ठीक है। उसके लिए हमको तीसरी कोई चीज़ का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि जब हम लोग यहाँ पे जब हम लोग क्वालिटेटिव टेस्ट की बात करते हैं या फिर CRP RA मेजर करने की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लेटेक्स पार्टिकल के यूज़ करते हैं, जो कि रबड़ के पार्टिकल्स होते हैं जिसमें एंटीबॉडी कोट होती हैं उस चीज़ के अगेंस्ट में। जैसे कि हम लोग बोले कि RA डायग्नोसिस कर रहे हैं तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए RF फैक्टर जो होता है, उस RF फैक्टर के अगेंस्ट में जो होते हैं जो एंटीबॉडीज होती हैं, वो एंटीबॉडी लेटेक्स पार्टिकल के साथ क्या कर दी जाती हैं, अटैच कर दी जाती हैं। तो जब रिएक्शन होगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, तो वो जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आपस में हो रही है तो वो लेटेक्स के पार्टिकल आपस में जाकर चिपक जाएंगे, तो हमको ऐसे क्लम्प दिखाई देंगे। और क्लम्प को अगर हम लोग मशीन में मेजर कर लेंगे तो हमको एक्चुअल क्वांटिटी पता चल जाएगी कितनी रिएक्शन हमारी हुई है। वहीं जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे जब हम लोग RA-CRP करते हैं तो हम लोग यहाँ लेटेक्स पार्टिकल यूज़ करते हैं। वहीं जब हम लोग एलाइजा टेस्ट करते हैं तो एलाइजा में हम लोग लेटेक्स पार्टिकल यूज़ नहीं करते, वहाँ पे हम लोग सॉर्बेंट यूज़ करते हैं। कुछ हम लोग अलग से ऐसी चीज़ें डालते हैं जो कि कलर फॉर्म करें। तो जब वहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है एलाइजा टेस्ट के अंदर, तो वहाँ हमको कलर देखने के लिए मिलते हैं, और जितना ज़्यादा कलर डेवलप होता है उतना ज़्यादा जो है उस वायरस बैक्टीरिया जिस वायरस बैक्टीरिया को हम लोग डायग्नोस कर रहे हैं लैब में, उसकी मात्रा होती है। तो जब भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी तो कोई तीसरी चीज़ वहाँ पे बीच में जरूर इन्वॉल्व होगी जो कि बताएगी हमको कि एक्चुअल एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कितनी हो रही है। वो कलर हो सकता है, वो ऐसे लेटेक्स पार्टिकल हो सकते हैं, नहीं कुछ भी हो सकता है जो कि वहाँ पे इन्वॉल्व हो हमारे, ठीक है, उस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में। तो हमें बात कर रहे हैं कि लेटेक्स पार्टिकल यूज़ करेंगे हम लोग, लेटेक्स पार्टिकल कोटेड रहेंगे हमारे किससे, एंटी-CRP एंटीबॉडी से। और जब वो CRP से रिएक्ट करेंगे तो जो लेटेक्स पार्टिकल है वो क्लम्प हमारा फॉर्म कर लेंगे, और जब क्लम्प फॉर्म होंगे तो हमको पता चल जाएगा CRP बढ़ा हुआ है, तो उसको हम पॉजिटिव बोल देंगे। पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव टेस्ट है, हम एक्चुअल रीडिंग नहीं बता रहे हैं ना। तो क्लम्प आएंगे तो पॉजिटिव है, और नहीं आएंगे तो इस टाइप के हमको सब पार्टिकल्स अलग अलग दिखाई देंगे, तो मतलब हमारा CRP जो है नेगेटिव है हमारा। तो क्लम्प आए तो पॉजिटिव, नहीं आए तो नेगेटिव। जब हम इसमें एक ड्रॉप सीरम डालते हैं और एक ड्रॉप रिएजेंट डालते हैं, जो हमारे पास रिएजेंट रखा हुआ है, और उसको 2 मिनट हम लोग मिक्स करते हैं, थोड़ा सा ऐसे रोटेट करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास एक स्लाइड होती है ऐसे ब्लैक कलर की, उस ब्लैक कलर की स्लाइड के ऊपर हम लोग के पास यहाँ पे सर्कल्स बने हुए होते हैं। एक्चुअली यहाँ पे एक पॉजिटिव कंट्रोल लगाया जाता है, एक नेगेटिव कंट्रोल लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे दोनों टेस्ट जो हमारे नेगेटिव लगाए गए हैं, लेकिन एक पॉजिटिव कंट्रोल लगाया जाएगा। पॉजिटिव कंट्रोल ये बताएगा कि CRP पॉजिटिव आएगा तो कैसे दिखाई देगा, और यहाँ पे नेगेटिव कंट्रोल लगाया जाएगा कि CRP नेगेटिव आएगा तो कैसा दिखाई देगा हमारा, और यहाँ पे टेस्ट लगाया जाता है। तो जब टेस्ट आता है हमारा, इस प्लेट पे हम लोग एक ड्रॉप सीरम एक ड्रॉप रीजेंट को ऐड करेंगे और उसको मिक्स करके उसको रोटेट करेंगे 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट के बाद हम लोग क्लम्प देखेंगे, क्लम्प आया तो टेस्ट पॉजिटिव, नहीं आया तो क्लम्प नहीं आया तो टेस्ट नेगेटिव हमारा। तो ये कहलाता है क्वालिटेटिव टेस्ट, इसमें हम बताते हैं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव टेस्ट की। तो क्वांटिटेटिव टेस्ट हम लोग यहाँ पे अलग अलग 2-3 मेथड्स यूज़ कर सकते हैं हम लोग इसके लिए। जैसे कि एक होती है नेफेलोमेट्री मेथड और दूसरी होती है टर्बिडोमेट्रिक मेथड। तो इन दोनों मेथड्स से हम लोग यहाँ पे पता कर सकते हैं कि किसी का CRP का लेवल कितना है, एक्चुअल कितना है, मतलब कि रीडिंग्स की कितने में है, 200 है, 300 है, 20 है, 10 है, एक्चुअल है कितना, ठीक है। वो हम लोग पता कर सकते हैं यहाँ पे CRP की नॉर्मल मेथड से। अब जो CRP की जो नॉर्मल है हम लोगों ने बताई है यहाँ पे 6 मिलीग्राम पर लीटर से जो कम होना चाहिए हमारा CRP, वो हम लोगों ने बताई हुई है इस CRP की इस मेथड के थ्रू, मतलब कि टर्बिडोमेट्रिक मेथड या फिर नेफेलोमेट्रिक मेथड जिसमें हम लोग एक्चुअल CRP की बात करते हैं, तो उसके लिए हमारी रीडिंग जो है वो लेस देन 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। वहीं अगर हाई सेंसिटिविटी CRP की बात करें तो वो हमारी लेस देन 1 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इन दोनों मेथड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि नेफेलोमेट्री मेथड क्या कहलाती है और टर्बिडोमेट्री मेथड क्या कहलाती है। तो नेफेलोमेट्री मेथड से हमें समझें कि जब हम लोग के पास जो हम लोगों ने सैंपल और रिएजेंट को जो मिलाया हुआ है और उसमें जो रिएक्शन हमारी हुई है, उस रिएक्शन को जब हम लोग मशीन में ऑब्जर्व, जब मशीन हमारी उस रिएक्शन को ऑब्जर्व करती है कि यार क्या रिएक्शन हमारी हुई है,
तो जो वो मशीन ऑब्जर्व करती है तो वो किस तरीके से ऑब्जर्व कर रही है मशीन इस रिएक्शन को, तो वो हमको इन मेथड के द्वारा पता कर सकते हैं। जैसे कि जो ये मशीन होती है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है जो हमारे यहाँ बना हुआ है कि उसमें एक लाइट सोर्स होता है। लाइट सोर्स क्या करता है, लाइट को एमिट करता है, जैसे कि बल्ब हो सकता है, एलईडी बल्ब हो सकता है वहाँ पर। फिर बीच में एक फिल्टर लगा हुआ होता है। फिल्टर क्या करता है, लाइट को एक पाथ में भेजता है सीधे, मतलब कि जो यहाँ वहाँ जो किरणें जा रही लाइट की वो नहीं जाएंगी, एक फिल्टर के थ्रू एक सीधी लाइन में जाएंगी किरणें। ठीक है, यहाँ पे कंडेंसर वगैरह यूज कर सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद में क्या होगा, बीच में एक प्रिज्म लगा हुआ रहेगा। प्रिज्म क्या करेगा, एक स्पेसिफिक हमारी जो है वेवलेंथ की लाइट को ही इमिट करेगा। अलग अलग वेवलेंथ की लाइट होती हैं, जैसे कि 340 वेवलेंथ की जो लाइट रहेगी वो ब्लू रहेगी, या फिर जो 500 के ऊपर की जो लाइट रहेगी वो हमारी रेड कलर की दिखाई देगी। तो हमको इस टेस्ट के लिए जितनी वेवलेंथ की लाइट चाहिए वो प्रिज्म से हम लोग एडजस्ट करके उतनी वेवलेंथ की लाइट को हम लोग यहाँ पे एमिट करा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को ग्रीन कलर की लाइट एमिट करानी है तो उस वेवलेंथ पे हम इसको सेट करेंगे। फिर एक फिल्टर रहेगा जो कि बाकी कलर की लाइट को ब्लॉक करेगा और सिर्फ वो वेवलेंथ है फिर वो कलर की लाइट हमको देगा जिस कलर की लाइट हमको चाहिए है उस टेस्ट को देखने के लिए कि उसकी टेस्ट में जो है कितना सीआरपी की क्वांटिटी है। अब हमने जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो कराई हुई है रिएजेंट को और सीरम को मिला करके वो सैंपल जो है, दोनों सैंपल और रिएजेंट का जो मिक्सचर जो है वो हमारे यहाँ पे सेल पे फिल होता है। ठीक है, इसको जब हम लोग बात करते हैं सेमी ऑटोमेटिक फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन की तो इसको फ्लो सेल बोलते हैं हम लोग। फ्लो सेल मतलब कि जहाँ पे सीरम और जो रिएजेंट है वो जा करके रुकते हैं और वहाँ पर जो है पूरी जो प्रोसेस है वो होती है। तो हो क्या रहा है, लाइट सोर्स से लाइट आ रही है हमारी इस सेल पे पड़ रही है। अब इस सेल पे पड़ करके लाइट कुछ जो है स्कैटर होगी मतलब फैलेगी कुछ लाइट, निकलेगी कुछ लाइट यहाँ से। ठीक है, तो जो स्कैटर वाली जो लाइट है अगर उससे हम लोग डिटेक्शन कर रहे हैं सीआरपी का तो उसको नेफेलोमेट्री बोलते हैं। वहीं अगर से जो कुछ लाइट इससे जो है ट्रांसमिट हो जाएगी, मतलब कि यहाँ से लाइट जाएगी और दूसरी तरफ से लाइट निकल जाएगी हमारी। तो जो लाइट यहाँ से जा करके निकल रही है, ठीक है, तो जो लाइट निकलेगी ट्रांसमिट जो लाइट होगी अगर उसको डिटेक्ट करके हम लोग यहाँ पे पता कर रहे हैं अगर से कि कितनी सीआरपी की मात्रा है तो उसको टर्बिडीमेट्रिक मेथड बोलेंगे। तो नेफेलोमेट्री मेथड स्कैटर्ड लाइट को जिसमें हम लोग मेजर करते हैं, टर्बिडीमेट्रिक मेथड जिसमें हम लोग ट्रांसमिट लाइट को मेजर करते हैं। तो दो टाइप की मेथड से हम लोग यहाँ पे सीआरपी की वैल्यू पता कर लेते हैं। वहीं एचएससीआरपी जो होता है वो नॉर्मल कितना होता है। देखो ये दो मेथड समझ में आ गई, इनमें कोई कन्फ्यूजन किसी को तो वो कमेंट करके बताएगा मेरे को भी कि कोई दिक्कत मेरे को यहाँ पे समझने में, और कोई अगर दिक्कत नहीं होगी तो फिर हम लोग यहाँ पे आगे चलेंगे और भी चीज़ें समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एचएससीआरपी को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेंगे, है ना, क्योंकि एचएससीआरपी को समझना थोड़ा सा जरूरी है क्योंकि कन्फ्यूजन इसमें बहुत सारा होता है ना। जब सीआरपी ही है जिसकी नॉर्मल लाइन 6 से कम है तो फिर एचएससीआरपी का क्या काम है और क्यों ही जरूरी है एचएससीआरपी, ना। तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों का कन्फ्यूजन थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देखो क्या होता है कि एचएससीआरपी मतलब हाई सेंसिटिविटी सीआरपी। तो सीआरपी जो होता है वो सीआरपी एक ही होता है, ठीक है, एचएससीआरपी और सीआरपी दोनों चीज़ें एक ही हैं। लेकिन सीआरपी की जो नॉर्मल वैल्यू होती है जब व्यक्ति स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है व्यक्ति को, तो उसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 1 से कम होती है। ठीक है, 1 से कम सीआरपी लेवल उसका होता है। ठीक है, 1 से कम सीआरपी लेवल है तो 1 से कम वाला जो सीआरपी लेवल है वो हम लोग नॉर्मल इन नेफेरोमेट्री या फिर नॉर्मल सीआरपी लेवल चेक करके क्वांटिटेटिव मेथड से हम लोग नहीं बता सकते हैं क्योंकि इनकी रेंज ही 3 से ऊपर रहती है। मतलब इनकी रेंज जो होती है वो 3 से लेकर के 200 के बीच का जो सीआरपी लेवल है वो बता सकती है, लेकिन 3 से कम अगर सीआरपी किसी का है तो वो हम नॉर्मल मेथड से पता नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसी का अगर हाई सेंसिटिविटी सीआरपी जो हम पता करते हैं तो ये जो है कार्डियोलॉजिस्ट जो लोग होते हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जो होते हैं उन डॉक्टर्स के काम की चीज़ है। नॉर्मली हम लोग लैब में इस टेस्ट का नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन जो हार्ट अटैक वाले, हार्ट का रिस्क जिनको है, ठीक है, और उनको कोई इन्फेक्शन नहीं है, एक बात यहाँ पे एक ध्यान रखनी है अगर से है कि अगर इन्फेक्शन होगा तो एचएससीआरपी भी बढ़ा आएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि एचएससीआरपी कुछ अलग से कोई पैरामीटर तो है नहीं, वो भी सीआरपी ही है। तो यदि किसी को इन्फेक्शन है तो एचएससीआरपी नहीं कराना चाहिए हमको, व्यक्ति नॉर्मल है, कोई उसको दिक्कत नहीं है, और फिर हमको पता करना है कि उसको हार्ट अटैक का रिस्क कितना है, तो उसके लिए हम लोग एचएससीआरपी कराते हैं। तो नॉर्मल व्यक्ति का 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम होना चाहिए। 1 मिलीग्राम पर लीटर से अगर कम है किसी व्यक्ति का एचएससीआरपी तो उसको लो रिस्क है हार्ट अटैक होने का। वहीं अगर 1 से लेकर के 3 मिलीग्राम पर लीटर अगर आ रहा है तो उसको एवरेज रिस्क है हार्ट अटैक होने का। वहीं 3 मिलीग्राम पर लीटर से अगर ज़्यादा आ रहा है किसी व्यक्ति का तो उसको हाई रिस्क है कि उसको हार्ट अटैक हो सकता है या फिर हार्ट डिसीज हो सकती हैं। लेकिन जो 3 मिलीग्राम से ऊपर जो बता रहे हैं हम वो एचएससीआरपी की बात कर रहे हैं ना। एचएससीआरपी जब मेजर करेंगे हम लोग और जब किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं लगी होगी बॉडी में, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा,
तब हम लोग देखेंगे और तब 3 मिलीग्राम पर लीटर से ऊपर आ रहा है और हमको फिर हम लोग बोल सकते हैं उसको हाई रिस्क है हार्ट अटैक होने का। और इसकी वैल्यू जो है 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की वैल्यू हम इस सीआरपी लेवल को मेजर करके नहीं करेंगे। हमें नहीं बोलेंगे कि नॉर्मल सीआरपी हमने कराया वो तो 5 आ रहा है, मतलब हमको हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मल सीआरपी जो है वो इतनी लो, मतलब इतना लो सीआरपी मेजर नहीं कर सकता। इसलिए तो हमने एक अलग पैरामीटर बनाया ना कि हाई सेंसिटिविटी सीआरपी नाम की भी एक चीज़ हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं कि जब किसी को जो हार्ट अटैक वाले पेशेंट हैं, फिर हार्ट रिस्क जिसको है डिसीज़ का, उनके लिए हम लोग स्पेशली इनको बनाया गया है, ठीक है। और नॉर्मल इन्फेक्शन वगैरह, इन्फ्लेमेशन वगैरह के लिए नॉर्मल सीआरपी लेवल हम लोग चेक करते हैं। तो ये एचएससीआरपी और सीआरपी में मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अब लोग आगे बात करते हैं, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं कि कब जो है हम लोग जो है किसी व्यक्ति का जो है सीआरपी टेस्ट करते हैं। तो जब किसी व्यक्ति को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, किसी स्टेफाइलोकोकस, सूडोमोनास, कोई भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन उसको हो गया है, ट्यूबरक्लोसिस उसको हो गया है, तो उसकी सीवियरिटी जानने के लिए हम लोग यहाँ पे जांच करते हैं यहाँ पे सीआरपी की। वहीं वायरल इन्फेक्शन किसी को, जैसे कोविड-19 जब अभी चल रहा था 2019, 20, 21 में, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि एक वो बना हुआ था, एक क्या बोल सकते हैं, प्रोफाइल बनी हुई थी, कोविड प्रोफाइल जिसको हम लोग बोल रहे थे। तो उसमें बहुत सारे टेस्ट थे, डी डाइमर था, सीआरपी था, सीबीसी था किसी का, IL-6 था उसमें। तो जो सीआरपी जो था वो हम लोग वायरल इन्फेक्शन मतलब कोविड-19 के मेजरमेंट के लिए भी कर रहे थे कि यार इन्फेक्शन कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, फिर हम लोग ट्रीटमेंट उसका कर रहे हैं तो उसका कितना जो है सही हो रहा है। तो IL-6 हो गया, सीबीसी, सीआरपी हो गया, ये सब पैरामीटर कोविड-19 की प्रोफाइल मतलब वायरल इन्फेक्शन के मॉनिटर करने के लिए भी उस टाइम पे हमारे पास थे। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी इनका यूज़ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया, अलग अलग टाइप के वायरस के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना यह है कि जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी व्यक्ति को होता है तो उस टाइम पे सीआरपी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन के कंपेयर में बात करें हम लोग अगर वायरल या फिर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में ज़्यादा इंक्रीज होता है सीआरपी, वायरल में भी इंक्रीज होता है लेकिन बैक्टीरिया में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अब बात करें किसी की पोस्ट सर्जरी इन्फेक्शन मॉनिटर करने के लिए, मान लो किसी व्यक्ति की सर्जरी हुई है बॉडी के किसी पार्ट की, तो सर्जरी के बाद क्या होता है कि कई बार जो है उसको इन्फेक्शन होने लगते हैं, मतलब अगर से प्रॉपर तरीके से उसकी सर्जरी नहीं करी गई है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं किया गया उस टाइम पे, तो क्या होता है कि जो घाव जिसको हम लोगों ने सर्जरी करी हुई जिस बॉडी के किसी पार्ट की, तो वहाँ पस वगैरह अगर बनने लगे, मान लो इन्फेक्शन हो जाए उस पार्ट में, तो उसको मॉनिटर करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे सीआरपी का यूज़ कर सकते हैं, देखने के लिए कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही कोई। हमने सर्जरी के बाद तो बढ़ा तो रहेगा सीआरपी, क्योंकि सर्जरी करी है हम लोगों ने, स्वेलिंग है बॉडी में, तो सीआरपी बढ़ा आएगा, लेकिन सीआरपी धीरे धीरे कम होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए हमारा सीआरपी। अगर बढ़ता है तो फिर दिक्कत है, मतलब फिर है ना, फिर हम लोग मेडिसिन वगैरह अलग चेंज करेंगे, देखेंगे कि सर्जरी के बाद इन्फेक्शन ना हो किसी व्यक्ति को। वहीं कुछ और बीमारियां हैं जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, आरए हो गया, एसएलई हो गया हमारा यहाँ पे, जिसको ल्यूपस भी बोलते हैं हम लोग। तो इन कंडीशंस में भी जो है हमको सीआरपी बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता है, क्योंकि एसएलई वगैरह में हमको ऑटो इम्यून डिसीज हमारी एसएलई, ठीक है, इसमें हमको क्या होता है कि स्किन में रेड कलर के चकट्टे, खास करके हमारे जो है चेहरे में जो है रेड कलर के डॉट्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। वही रूमेटॉइड अर्थराइटिस के जॉइंट्स, जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, उनकी दिक्कत है। तो जब साइनोवियल जॉइंट्स में जब इन्फेक्शन होता है, आरएफ फैक्टर जब बढ़ा हुआ होता है, तो इनमें स्वेलिंग्स आ जाती है जॉइंट्स में, उंगलियों में, घुटनों में, जहाँ भी साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, तो उन जॉइंट्स में क्या होता है, इन्फेक्शन होता है तो वहाँ स्वेलिंग आती है। तो जब वो स्वेलिंग आती है तो हमारा सीआरपी जो है वो बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन किसी को अगर हुआ, एमआई अगर किसी को हुआ, तो क्या होता है, हार्ट के टिश्यू अगर डैमेज हो रहे हैं, टिश्यू डैमेज हुआ तो फिर हमारा जो है सीआरपी जो है बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता है। तो ये क्लिनिकल कुछ सिग्निफिकेंस हमने देखे कब किस समय क्या है हमको जो है सीआरपी बढ़ा हुआ देखने के लिए मिल सकता है, कैसे हम इसका यूज़ करके किसी चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं या फिर हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं किसी चीज़ का, ठीक है। अब बात करते हैं सीआरपी और ईएसआर के बारे में। तो जब हम लोग इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन की मार्कर की बात करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ हैं जो कि हमको बता सकती हैं कि यार हमारी बॉडी में किसी भी टाइप का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो अगर किसी भी टाइप का कोई भी इन्फेक्शन बॉडी के अंदर है, स्वेलिंग है बॉडी के अंदर, तो हम लोग 2 मार्कर यूज़ करते हैं। एक यूज़ करते हैं सीबीसी, एक करते हैं ईएसआर, सीआरपी और ईएसआर। तो सीआरपी जो है वो पुराना मार्कर है ना, पहले हम लोग ज़्यादातर इसका यूज़ करते थे, क्योंकि हम लोग सीआरपी जो है उतनी अफोर्डेबिलिटी थी नहीं इस चीज़ की, तो लेकिन सीआरपी जो है वो ज़्यादा अच्छा मार्कर है ईएसआर के कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें तो, क्योंकि सीआरपी जो है बहुत जल्दी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है हमारा, और जल्दी से बता देता है कि इन्फेक्शन हुआ। वहीं जो ईएसआर है थोड़ा सा स्लो है, धीरे धीरे बढ़ता है। और एक्यूट की बात करें, एक्यूट इन्फेक्शंस की बात करें तो सीआरपी बढ़ता है। वहीं अगर क्रॉनिक इन्फेक्शंस की बात करें तो हमारा ईएसआर बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता है। सेंसिटिविटी देखी जाए अगर से कोई इन्फेक्शन में किसी एक पैरामीटर की, ईएसआर या फिर सीआरपी की बात करें, तो सीआरपी की सेंसिटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है।
बहुत जल्दी बढ़ता है और बहुत अच्छे तरीके से हमको बता देता है। वहीं जो ESR की सीवियर सेंसिटिविटी होती है मॉडरेट होती है हमारी। रिकवरी की बात करें अगर से, जब कोई व्यक्ति रिकवर अगर होता है तो उसका जो CRP लेवल जो है वो जैसे रिकवर होना स्टार्ट होगा, से अगर वो रिकवर हो गया है तो CRP जो है जल्दी से नॉर्मल आ जाएगा, बता देगा कि यार रिकवर हो गया है व्यक्ति। वहीं अगर कोई व्यक्ति रिकवर हो भी रहा है या फिर हो भी गया है तो ESR जो है वो धीरे धीरे जो है नॉर्मल आ पाता है हमारा, नहीं तो वो हमको जो है बढ़ा हुआ ही देखने के लिए मिलता है ESR। ठीक है, और स्पेसिफिसिटी की बात करें तो ESR जो है CRP जो हमारा है थोड़ा बेटर है, और जो हमारा जो ESR जो है उसकी जो है लो, थोड़ा सा हम बोल सकते हैं उसकी स्पेसिफिसिटी जो है वो लो है थोड़ी सी। तो हमने कंपेयर किया कि जो दो इन्फ्लेमेशन मार्कर हैं हमारे ESR और CRP, इन दोनों में कैसे हम लोग यहाँ पे डिफरेंस कर सकते हैं, कैसे में क्या किसके क्या फ़ायदे हैं, किसके क्या नुकसान है। फ़ायदे की बात करें तो CRP का फ़ायदा यह है कि एक्यूट इन्फेक्शन पता कर सकते हैं। ESR का फ़ायदा यह है कि वो क्रॉनिक इन्फेक्शन पता करने में हमको हेल्प करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने दोनों के कंपैरिजन पता कर लिए। कुछ फैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि यार हमको कोई दिक्कत नहीं है फिर भी क्यों CRP बढ़ा हुआ है। तो कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे कोई मोटा है, ठीक है, ओबेसिटी अगर किसी व्यक्ति के, कोई जो नॉर्मल व्यक्ति है जो उसका BMI जो है उससे ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा मोटा है, तो उस टाइम पे भी उसकी बॉडी के अंदर CRP बढ़ा हुआ देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, वहीं अगर से कोई स्मोकिंग करता है घर से तो भी उसका CRP जो है बढ़ा हुआ देखने के लिए मिल सकता है। प्रेग्नेंट वुमेन्स में भी जो है CRP जो है बढ़ा हुआ हो सकता है। यहाँ पे कोई बीमारी नहीं है किसी व्यक्ति को, मतलब मोटापा अगर बहुत ज़्यादा है तो बीमारी है, नॉर्मली अगर थोड़ा मोटा व्यक्ति है, ठीक है, तो वो बीमारी नहीं है हमारी, लेकिन उसमें भी हमारा जो है CRP बढ़ा हुआ देखने के लिए, मतलब बिना बीमारी के CRP बढ़ जाना। कब हो सकता है? प्रेगनेंसी के टाइम पे हो सकता है, कोई मोटा है उसको हो सकता है, फिर कोई सिगरेट वगैरह स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करता है, सिगरेट वगैरह पीता बहुत ज़्यादा, तो उसको जो है CRP जो है बढ़ा हुआ देखने के लिए हमको मिल सकता है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि CRP को अफेक्ट करते हैं हमारे। वहीं हम बात करें अगर से कि CRP की लिमिटेशंस क्या हैं, तो लिमिटेशंस इसकी हैं क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक मार्कर नहीं है ना। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि हम लोगों ने किसी का CRP कराया तो फिर उसको इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है या फिर इस वायरस का इन्फेक्शन है, हम ऐसा नहीं बता सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग को अदर टेस्ट भी कराने पड़ेंगे। तो एक नॉन स्पेसिफिक मार्कर है हमारा CRP। ठीक है, वहीं सिर्फ हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे कि हम लोग किसी का CRP बढ़ा हुआ आया और उसको चेस्ट पेन हो रहा है तो हम लोग चेस्ट एक्सरे कराएंगे, कहीं उसको ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है। हम लोग को अगर से किसी का CRP बढ़ा आया, ठीक है, उसके चेस्ट में दर्द हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे CKMB भी करा के देखेंगे, हार्ट अटैक वगैरह तो नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग कुछ अदर चीज़ें भी करा के देखेंगे CRP के साथ में, अगर CRP बढ़ा हुआ आ रहा है तो तब हमको पता चलेगा कि यार तो उसको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हमने देखी उसके कि यार उसके चेस्ट में पेन हो रहा है, फिर उसको एक्सरे हमने देख लिया, अदर टेस्ट कुछ करा लिए, तो उससे हम एक प्रॉपर एक डायग्नोसिस बनाएंगे उस व्यक्ति की कि उसको इस बात की दिक्कत है ना। स्पेसिफिक कोई हम एक CRP बस को देख करके हम एक बीमारी के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हम लोग MCQs जो है CRP के ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, और